नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। दिस इज द फिफ्थ एपिसोड इन द सीरीज ऑन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, and this episode is kind of pivotal because this will complete the first part of colonization by first with by East India Company and then by the British. Um, this part basically this time period is from around 1757 to 1803, when British East India Company made some major advances in their plot to make India a colony of British Empire. And in the first episode, we covered how because of their modern governing structure, East India Company of Britain had an upper hand, despite the fact that Portuguese had arrived in India early. Portuguese इंडिया में early आए थे, पर बाद में जो वर्चस्व है, जो अधिकार है इंडिया पर, वो ब्रिटिश जमाने में सफल रहे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही मॉडर्न कंपनी थी। उसमें शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, इनमें से बहुत सारे शेयर होल्डर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी थे। तो इस कारण से उनको एक बहुत ज्यादा सपोर्ट और गाइडेंस फ्रॉम फ्रॉम देयर गवर्निंग बॉडी इन लंदन उनसे मिलता रहता था। और इस कारण से ब्रिटिश ने ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज ऐसी थी जिस कारण से वो लोग यहाँ पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। दूसरे एपिसोड में वी टॉक्ड अबाउट कर्नाटिक वॉर्स एंड हाउ at the end of the three Carnatic Wars, British not just ended the French dream of establishing their rule in India, but also learned different ways in which India could be captured for commercial interest. वाणिज्यवाद का यह दौर था, यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट फ्रंट एंड सेंटर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और उन्होंने जो सीखा वो ये सीखा कि अगर हम भारत के राजाओं को लड़ाएं तो ये आपस में लड़कर हमें फायदा पहुंचाएंगे और हमें इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे अधिकार जमाना है। दूसरा, वो यह समझे कि यहाँ से अगर हम लोग सोल्जर रिक्रूट करते हैं तो जो नमक हलाली की प्रथा है भारत की, वो बहुत ही एक पुरानी प्रथा है। मतलब नमक हलाली का मतलब ये हुआ कि अगर हम इंडियन सोल्जर्स को पे करेंगे तो वो लोग हमारे लिए काम करेंगे, वो लोग अपने ही लोगों पे गोली चलाने और अपने ही लोगों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारी तरफ से तैयार हो जाएंगे। तीसरे एपिसोड में वी थोड़ा हमने डीप डाइव किया बैटल ऑफ प्लासी, जो हमने समझा कि कहलाती तो बैटल ऑफ प्लासी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला, अगेन हु वाज द नवाब of Bengal at that time. And this conspiracy, this was less of a battle, but a conspiracy to take the Diwani of Bengal. But on the other hand, Battle of Buxar was actually a head-to-head battle against East India Company, and on the other side were Shah Alamgir II, Mir Qasim, or Shuja-ud-Dawla ki army, and British modern warfare. Because of modern warfare techniques, British comprehensively defeated the combined army of these three people, of these three kings, आप कह सकते हैं। और इसके बाद लगभग पूरा बंगाल और अवध भी अब ब्रिटिश का हो चुका था, और अवध को इन्होंने बफर स्टेट बना दिया। यही लॉर्ड क्लाइव की नीति रही कि अवध को एक बफर स्टेट बना के रखे, प्लस जो नवाब थे उनको उनकी गद्दी पर बैठा के रखा गया, पर अब वो कठपुतली नवाब बन चुके थे, ताकि बहुत ज्यादा म्यूटिनी एक तरीके से कहते हैं ना हो जाए इंडिया में। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सारे अपने अधिकार जमा लेती मान लीजिए, तो एक सारे दूसरे राजा थोड़े से सतर्क हो जाते। और ये रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया था कि इससे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो सकता है। अम, अब इसके बाद फिर हमने फोर्थ एपिसोड में यह देखा कि अ- अब बेसिकली क्या हुआ कि अवध और बंगाल पे जब अपना राज्य हो चुका था, तो ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टू मराठा एम्पायर, एंड इन डाउन साउथ दे टर्न देयर अटेंशन टू मैसूर, विच वाज एट दैट टाइम रूल्ड बाय हैदर अली एंड लेटर बाय टीपू सुल्तान। और फिर मराठास के साथ उनकी सालबाई की संधि हुई, और सालबाई की संधि में ऐसा कहते हैं कि 20 ईयर पीस हुआ मराठास के साथ।
1783 में यह संधि हुई थी सालबाई की। और 20 ईयर पीस जो था वो रादर पीस नहीं था, बट ब्रिटिश टुक दैट टाइम टू रिक्यूपरेट एंड ऑल्सो डिफीट Tipu Sultan and Hyder Ali and establish their dominance over Mysore, over the Malabar coast, और वहाँ के जो व्यापार पे उनका अधिकार जमा लिया। तो ये जो 20 ईयर का ऐसा एक पीस था मराठास के साथ, इट वाज मोर फॉर ब्रिटिश टू strengthen themselves before making a final blow on Maratha Empire। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने मराठास और मैसूर, टीपू सुल्तान और हैदर अली के एम्पायर को डिफीट किया, और अपना 1803 तक लगभग भारत में अपना एकाधिकार, एक बहुत बड़ा राज्य एस्टेब्लिश कर लिया। अब 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ, और जब एक्चुअली 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, जैसा कि हमने पहले फोर्थ एपिसोड में यह देखा था। और यह ट्रीटी ऑफ मद्रास जो थी, यह एक क्या कहते हैं जिसे, it was a favorable treaty for the emperor of Mysore, which was Hyder Ali। और इस ट्रीटी में एक क्लॉज ऐसा था कि अगर मराठा या निजाम या बोथ ऑफ देयर आर्मी अटैक ऑन मैसूर, ब्रिटिश विल फेवर हैदर अली। पर जब 1771 में जब मराठास अटैक्ड मैसूर, ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट हेल्प। In addition to that, British East India Company attacked and captured Mahe from from French, and हैदर अली से माहे को अपना संरक्षित, अपना एरिया समझते थे, और इसलिए उन्होंने इस माहे के कैप्चर को अपनी सोवरेनिटी पे अटैक माना। और फिर 17 और इसी इसी का कारण से फर्स्ट एंग्लो मैसूर सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ। अब सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में बीच में हैदर अली passed away in 1782, and then Tipu Sultan took command of Mysore and created military pressure on British, which ultimately led to Treaty of Mangalore, है ना। और ये ट्रीटी भी रिस्पेक्टेबल ट्रीटी थी, क्योंकि टीपू सुल्तान को कुछ कंपनसेशन देना नहीं पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू पे एनी कंपनसेशन टू द कंपनी। एंड सून आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। और ये ऐसे स्टार्ट हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस who wrote a letter to Nizam with a list of friends of company and omitted Tipu Sultan's name, who and Tipu Sultan considered it as a breach of Treaty of Mangalore। टीपू सुल्तान ने इसको एस्केलेट किया in the form of a conflict in 1789 by attacking Travancore, which then company saw as its protected state। And then 1789 में जो बैटल हुई, उसमें टीपू सुल्तान कंबाइंड आर्मी के अगेंस्ट लड़े, ऑफ मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में फाइनली टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड, एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई, जिसमें 50% ऑफ द किंगडम ले लिया गया टीपू सुल्तान का, विथ अ फाइन ऑफ 3 crore 30 lakh। तो ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हो गई थी, और इसके कारण टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए। ऑल्सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्ट्रेटेजिकली क्या करा कि जो जो एक तुंगभद्रा रिवर जो है, उसके आसपास का जो एरिया है, ऑन द नियर द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा, वो मराठास को दे दिया, और पेन्नार रिवर के बैंक वाला एरिया, किनारे वाला एरिया, निजाम को दे दिया। और अपने लिए, कंपनी के लिए, जैसे कि मलाबार, डिंडुगुल और बारामहल अपने पास रख लिए। और ये तीन जो क्षेत्र थे, ये बहुत ही ज्यादा व्यापार के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्षेत्र थे, और इसलिए कंपनी ने इनको अपने पास रख लिया। और एक जो करस्पॉन्डेंस था बैक टू लंदन, उस करस्पॉन्डेंस ने में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि अपने दोस्तों को बिल्कुल भी फायदा, वी have not made our friends powerful, and yet we have won majority of Mysore for ourselves। तो ये ऐसा कॉर्नवालिस ने क्लेम किया। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली को अराउंड 1799 के अराउंड लॉर्ड वेलेस्ली को इंडिया भेजा गया,
एज अ गवर्नर जनरल। एंड जब इस समय वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इंस्टेंस ये है कि 1799 के अराउंड नेपोलियन ने यूरोप में एकदम कहर मचा रखा था, और नेपोलियन से सब घबरा रहे थे। एक जो नेपोलियन ने स्टेप लिया था कि उन्होंने इजिप्ट पे अटैक करके उसको कॉन्कर कर लिया था, और ऐसा कहते हैं कि नेपोलियन हैड हिज आईज ऑन इंडिया, कि वो वहां जाकर ब्रिटिश को इंडिया में हरा देगा, और इसलिए एक फियर सा डेवलप हो गया था। और इस फियर का कैसे फायदा उठाया वेलेस्ली ने, ये थोड़ा देखेंगे, क्योंकि उधर एक तरफ टीपू सुल्तान ने एक मिलिट्री पोर्ट बिल्ड किया, सैनिक बंदरगाह जिसे कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। एंड ब्रिटिश फियर्ड दैट दिस काइंड ऑफ अटैक इंक्रीज द थ्रेट ऑफ फ्रेंच अटैक ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। एंड तो इससे फिर फाइनल फोर्थ एंड फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर हुआ इन 1799, इन विच टीपू सुल्तान वाज मार्टेड। अच्छा, इस मतलब टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे गए, ये एक ऐसे पहले राजा थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ते हुए मारे गए थे। और इसके पहले वेलेस्ली ने उनको एक ट्रीटी भी भेजी थी टीपू सुल्तान को, कि आप हमारे तरफ आ जाओ, हम आपको पेंशन देंगे, हमारे टर्म्स को मान लो। बट टीपू सुल्तान का रिस्पॉन्स ये था कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन आफ्ता राजा नहीं बन सकता, और मैं आपसे अंत तक लड़ते ही रहूंगा। और तो इसलिए जब बैटल फील्ड में इनकी डेथ हुई, ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन वाला मुद्दा बन गया, है ना। मतलब आप देखिए, फिर से मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहती थी। उनके इंटरेस्ट प्योरली कमर्शियल रखना चाहती थी, रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू स्ट्रीम्स और ट्रेड पे अधिकार जमाना चाहती थी, और जितना हो सके कम से कम लड़ाई करनी चाहती थी, क्योंकि लड़ाई में पैसे बहुत खर्च होते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, एक राजा अगर मार्टेयर हो जाए, शहीद हो जाए, उसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन वेलेस्ली को देना पड़ा। और वेलेस्ली ने इस एक्सप्लेनेशन में दो तीन चीजें कही। एक तो थोड़ा सा जो नेपोलियन का थ्रेट था उसको दिखाकर कहा कि टीपू जो थे वो फ्रेंच के साथ कुछ मतलब कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, या उनसे हाथ मिला के काम कर रहे थे, तो उससे थ्रेट बढ़ रहा था। दूसरा, उन्होंने टीपू सुल्तान को इस तरह से पिक्चराइज किया कि ये यहाँ के हिंदूज जो थे उन पे ऑपरेशन कर रहे थे, तो इसलिए भी वो मारा जाना उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी। ये ऐसा उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा। अब फाइनली हुआ ये कि कंपनी ने अल्टीमेटली कंपनी टू कंट्रोल ऑफ मैसूर एंड गेव अ पार्ट ऑफ दैट लैंड टू द सक्सेसर ऑफ अडियार क्लैन। एंड द एंटायर द रेस्ट ऑफ द जो बची हुई जमीन थी अडियार को दे दिया, और जो बचा हुआ मैसूर का था वो मर्ज हो गया था मद्रास के साथ, और वहां पे मद्रास प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश हुई इन 1801। नाउ ये पूरा मैसूर को अपने अधिकार में कर लिया है, ट्रावनकोर ऑलरेडी ब्रिटिश के अधिकार में हो चुका है। अब बचे थे मराठा एम्पायर। एंड जैसा मैंने कहा, 20 साल की जो पीस ट्रीटी थी ये खत्म होगी, है ना। 20 साल का जो पीस था वो खत्म होगा 1783 में, जो सालबाई की संधि होगी। अब 1803 में क्या होता है, 1803 तक क्या होता है कि जितने भी प्रोमिनेंट और विजनरी मराठा लीडर्स थे, है ना, जैसे माधवराव द्वितीय, नाना फडणवीस, महादाजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, ये सब मतलब दे हैड पास्ड अवे, है ना, वो लोग जा चुके थे। और जो नए लीडर थे, बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर, वो लोग इतने विजनरी और केपेबल नहीं थे। प्लस the decline of powers of Peshwa in Pune had created a political vacuum, और both सिंधिया और होलकर इस पे नजर गड़ाए हुए थे। अच्छा, द टर्न ऑफ इवेंट्स वो थोड़ा सा अलग। तो उसमें उन टर्न ऑफ इवेंट्स में क्या होता है कि पेशवा और सिंधिया आपस में मिलके यशवंत राव के छोटे भाई विठू जी की हत्या कर देते हैं, और यशवंत राव इस हत्या का बदला लेने के लिए पूना पे अटैक करके उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और जैसे ही ये होता है तो बाजीराव द्वितीय ब्रिटिश के पास, ही गोज टू ब्रिटिश एंड साइंस ट्रीटी ऑफ बैसिन ऑन 31 दिसंबर 1802, और ये सब्सिडियरी ट्रीटी कहलाती है। ये सहायक संधि साइन कर लेते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल हो जाती है
मराठास के लिए, और तब जाके मराठास की आंखें खुलती है। तो इस ट्रीटी में क्या होता है, इस ट्रीटी में ब्रिटिश कहते हैं कि वो लोग एक रेजिमेंट एस्टेब्लिश करेंगे पूना में, और पेशवा उनको 20 लाख रुपए या लैंड दिया करेंगे हर साल उस रेजिमेंट को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, ट्रीटी का दूसरा क्लॉज ये रहता है एक और, कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखा जाएगा पेशवा कोर्ट में। अब देखिए, आप कोई राजा अपने कोर्ट में किसी बाहरी अ, ताकत का, बाहरी एक्सटर्नल पावर का अगर रेसिडेंट रख ले, तो कोई भी नीति बनाना, कोई भी विदेश नीति, कोई भी सैनिक नीति बनाने में अब तो पूरा पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप होने लग गया। और तीसरा क्लॉज यह रहता है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ बिटवीन पेशवाज एंड गायकवाड़ ऑफ गुजरात, इट विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ कंपनी। तो अब ये पूरा पूरा कंप्लीटली ये ट्रीटी कॉम्प्रोमाइज कर देती है मराठा पावर्स को, और तब सिंधियाज और भोसलेज दे फॉर्म अ coalition, and Yashwantrao Holkar still remains alag and he keeps fighting with the British. Now, northern command of the company Lord Lake को दिया जाता है, who defeats Sindhyas and takes away Agra and Delhi for the company। देखिए, दिल्ली तो पहले भी कंपनी ले सकती थी, बट जैसा कि मैंने कहा कंपनी ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि लोग सतर्क हो जाते। पर अब जब सिंधियाज को हरा दिया जाता है तो कंपनी आगरा और दिल्ली अपने अधीन कर लेती है, अंडर ट्रीटी ऑफ सूरजी आंजनगांव। सूरजी आंजनगांव में इस ट्रीटी को साइन, मतलब इस ट्रीटी के अंडर वो दिल्ली और आगरा अपने अधीन कर लेते हैं। और सिमिलरली भोसलेज वर आल्सो डिफीटेड, एंड अंडर द ट्रीटी ऑफ देवगांव इन अ ट्रीटी ऑफ देवगांव इज साइंड इन 1803। तो सिंधियाज और भोसले भी डिफीट हो चुके हैं। यशवंत राव होलकर लड़ते रहते हैं विद द सपोर्ट ऑफ जाट रूलर ऑफ भरतपुर रंजीत सिंह, and ultimately he also gives up and signs the treaty of Rajghat in December 1805। और इस तरीके से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का अंत होता है, एंड ब्रिटिश became from one of the powers in India to a power of India। इस ये अब वो पीरियड समाप्त हो चुका है फ्रॉम 1757 से लेकर 1805। नाउ ब्रिटिश आर a power of India, they have established control over majority of India, and लगातार अब इन्होंने सब्सिडियरी ट्रीटी साइन करवाना शुरू कर दी। ये वही ट्रीटी है जो बाजीराव सेकंड ने साइन करी और जिसके कारण मराठा कॉम्प्रोमाइज हो गए। और जैसे फिर से देखते हैं इस ट्रीटी का सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या थे ब्रिटिश को। एक तो ब्रिटिश रेजिमेंट्स एस्टैब्लिश होने लग गई इंडियन रूलर्स के किंगडम के अंदर। उन रेजिमेंट्स को बेसिकली, वो रेजिमेंट्स वर एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट दीज रूलर्स, एंड दीज रूलर्स वुड पे ब्रिटिश इन कैश और लैंड टू एस्टैब्लिश दैट रेजिमेंट। ब्रिटिश रेसिडेंट बैठाया गया सबके दरबार में, और एक और क्लॉज ये जोड़ा गया कि कोई भी रूलर अब एक फॉरेन एडवाइजर नहीं रख सकता। ऑल द स्टेट्स विल बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी एंड द स्टेट विल पे इन मनी और लैंड। ये फिर से जो रेजिमेंट एस्टैब्लिश करने का था कि कोई भी लड़ाई होगी तो हम आपको हेल्प करेंगे एंड यू विल प्रोटेक्ट अस बाय बाय पेइंग अस मनी और लैंड। पांचवा ये था कि इस सब के चलते पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लग गया, और कभी भी लड़ाई कंपनी की लैंड पे होना बंद। आपस में अगर रूलर्स लड़ते भी थे तो उनके लैंड्स पे लड़ाई होती थी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई नुकसान नहीं हो। एंड बाय 1803 ब्रिटिश हैड अमास्ड अ मैसिव आर्मी ऑफ 200,000 सोल्जर्स। ये एक फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन यहाँ पर समाप्त हुआ, और अब एक नया फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन आएगा जिसमें ब्रिटिश अपनी सारी पॉलिसीज इस तरीके से बनाएंगे so that they can strengthen their control over India and deepen their colonial interest in India। आज इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इन सब चीजों के कारण अब 1805 ऑनवर्ड्स किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसी बदलेगी, चेंज होगी, टू डीपन देयर इंटरेस्ट इन इंडिया, टू प्रोटेक्ट इंडिया एज देयर कॉलोनी। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू।